Hello everyone. So today we are going to discuss about the a very important vacancy which just notified by the Intelligence Bureau. वेलकम टू ओमकार कैरियर एकेडमी, जहाँ पे कि हम एक डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न फॉर द लेटेस्ट नोटिफाइड वैकेंसी विच इज़ कॉल्ड एज ACIO एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुणे के एक बड़े इंस्टीट्यूट में बात कर रहे हैं जहाँ पे मोर देन 2000 से ज़्यादा सिलेक्शंस हमने दिए हुए हैं रिसेंट टाइम में। ठीक है कि नहीं? तो एक प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं कि हाउ टू मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस इन अ लिमिटेड टाइम। जो हमारा पैटर्न है वो क्या बताता है, हाउ टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस इन द लिमिटेड टाइम। देयर आर डिफरेंट वेरियस इंस्टीट्यूट इन अक्रॉस द कंट्री जहाँ पे कि आप डिफरेंट चीज़ों को सीखते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारा फंडामेंटल पैटर्न क्या है, हाउ टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस इन अ लिमिटेड टाइम। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिक केस है किसका, IB/ACIO एग्ज़ाम का। इस एग्ज़ाम के बारे में ध्यान से पहले समझ लें कि ये चीज़ें क्या होती हैं। किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को ऐसे लोगों को लगता है कि हम जो भी एग्ज़ाम, बच्चों को लगता है कि जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबका सिलेबस सेम है, सारी चीज़ें हम जो पढ़ते हैं सब उसी में आने वाला है। ऐसा 100% ट्रू नहीं है। तो क्या चीज़ें हैं उसमें ध्यान से समझो। हर एक एग्ज़ाम का अपना एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न का एक रिक्वायरमेंट होती है। हर एक पैटर्न की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप SSC CGL में जा रहे हैं तो वहाँ पे दूसरी रिक्वायरमेंट है, MTS में जा रहे हैं तो दूसरी रिक्वायरमेंट है, MPSC UPSC UPPSC या वो अदर स्टेट के जब आप प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हैं तो वहाँ पे उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जैसे सिलेबस में काफ़ी चीज़ें सेम दिखेंगी बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट। ठीक है कि नहीं? तो उसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज़ें हमें आगे समझनी है। तो ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि IB क्या होती है ना। IB का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या फुल फॉर्म होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है कि नहीं? इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंडिया के अंदर दो बड़ी एजेंसीज जो कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करती हैं, फर्स्ट है आपकी रॉ और दूसरी होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब IB। रॉ जो है वो एक्सटर्नल डेटा को कनेक्ट करती है, एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं आउटसाइड द कंट्री, और IB क्या जो होती है, जो इंटरनल थ्रेट्स जो इनसाइड द कंट्री होते हैं उनको कलेक्ट करती है। उसके बाद आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारा सेंस ये है कि ये जो हम एग्ज़ाम देखने वाले हैं, यहाँ पे जो एग्ज़ाम है ACIO है। ACIO का मतलब क्या होता है, असिस्टेंस, यहाँ पे असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, मतलब कि सीक्रेट सर्विसेज हैं ये। तो यहाँ पे हमें जो सर्विस हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल सीक्रेट सर्विस जैसा होना चाहिए। इसलिए इस एग्ज़ाम की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है हमारी सीक्रेट सर्विस की। किसकी रिक्वायरमेंट है? सीक्रेट सर्विस की रिक्वायरमेंट है और उस चीज़ का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है कि नहीं? बहुत ही इजी एग्ज़ाम होता है। 3 स्टेजेज हैं जिसके बारे में हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हैं, ऑल्दो की कंपटीशन भी ज़्यादा है, लेकिन आपके सिलेक्शन का चांसेज भी उतना ही ज़्यादा होता है अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ टाइम लिमिट के अंदर चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं तो। ठीक है कि नहीं? आगे बात करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहला यहाँ पे समझेंगे कि हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। नॉन गेजेटेड का मतलब होता है कि ये एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो कि फील्ड पे प्रॉपर एग्जीक्यूशन आपके थ्रू ही होना है। 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट। मतलब कि हमने आपको ऑर्डर दिया, आप उस काम को परफॉर्म करोगे, उस वर्क को परफॉर्म करोगे तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट। अब ध्यान से देखेंगे तो ACIO सेकेंड क्लास एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में 989 अनरिजर्व। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 113, OBC 417, SC 360, ST 120, टोटल 2000 वैकेंसीज हैं। और
ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि 2000 वैकेंसीज आर नॉट अ स्मॉल नंबर। समझ गए कि नहीं? 2000 वैकेंसीज जो होती हैं वो कोई कम नंबर नहीं है, इट्स अ बिग नंबर, और आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होने वाले हैं। उसके बाद ध्यान से समझेंगे, लेवल 7 का पे स्केल है 44900 से ये दोनों जो रेंज लिखे होते हैं ये बहुत बड़ा अमाउंट है अपने आप में। ये आपकी सैलरी एग्जैक्ट ये सैलरी नहीं है, सैलरी ऑलमोस्ट आपकी 60 के प्लस रहती है, क्योंकि ये बेसिक पे है। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक। इतना आपका बेसिक पे है और ये लास्ट सैलरी है, बट यही लास्ट सैलरी रहेगी ड्यूरिंग द रिटायरमेंट। इट्स नॉट ट्रू। ये बेसिक पे है कब का? ड्यूरिंग द रिटायरमेंट, क्योंकि आप एक ऑफिसर पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये कोई आपका ऐसा 3rd क्लास या 4th क्लास की पोस्ट नहीं है, इट्स अ ग्रुप सी पोस्ट, और यहाँ पे आपको एक अच्छी सैलरी के साथ एक रिप्यूटेड ऑफिसर की जॉब मिलने वाली है। राइट। पे स्केल के साथ देखो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, क्योंकि आप सेंट्रल इंटेलिजेंस में डील कर रहे हैं तो 20% होता है। आप देख लो कि 20% इसका ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 9000। आई बात समझ में? फिर ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट, उसके बाद फिर डियरनेस अलाउंस, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे कि जिसका ऑलमोस्ट आपकी सैलरी कितनी हो जाती है? 65-70 तक जाती है। राइट। उसके बाद देखो कैश कंपनसेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्स ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 30 डेज। मतलब कि आप अगर हॉलीडेज को काम करते हैं तो उसका आपको कैश कंपनसेशन मिलेगा। मैक्सिमम कितने दिन तक कर सकते हैं? 30 डेज तक का ना। ऐसा नहीं कि हर हॉलीडे को काम करते हो, सारी चीज़ें होती हैं। ग्रेजुएशन में अब यहाँ पे ग्रेजुएशन में आप कोई भी ग्रेजुएशन हो सकता है। आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, बी फार्मा किया हो, एमबीबीएस किया हो, मतलब वो तो आएंगे नहीं, कुछ भी किया है, ग्रेजुएट, यू मस्ट बी ग्रेजुएट। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आज के टाइम में, हर एक बच्चे को पता होता है कंप्यूटर का। जिसको नहीं पता एक कोर्स कर सकते हैं, बेसिक कोर्स होता है, समझ सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मतलब क्या? आपको एक्सेल सीट का फंक्शन आना चाहिए, वर्ड का फंक्शन आना चाहिए, डेटा प्रिपेयर करने का, क्योंकि आप फिर से मैंने आपको बताया कि आप इंटेलिजेंस में जब डील कर रहे हैं वहाँ पे जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज बेसिकली डेटा कलेक्शन विथ सीक्रेट सर्विस। ठीक है कि नहीं? ये 2 वेबसाइट हैं जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री है। ये जो डिपार्टमेंट है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ये कौन हैंडल करता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ना, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स .gov.in इन फॉर इंडिया। NCS क्या होता है? नेशनल सर्विस पोर्टल का ये केस है। एक यहाँ पे जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं ना, NCS.gov.in के लिए। गॉट इट? तो एक ये जॉब पोर्टल है। इसके बाद क्लासिफिकेशन में मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी कि किसी भी टाइप को हो। तो अब देखो, अब ये तो नंबर ऑफ पोस्ट 2000 है, इसमें स्टेट वाइज भी होती हैं चीज़ें ना, स्टेट वाइज का भी हम देखेंगे। आगे बात होती है एज लिमिट। एज लिमिट क्या है? 18 to 27 ईयर्स। अब 18 to 27 ईयर्स में क्या होती है? अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर फॉर SC/ST। मतलब अगर 27 में 5 ऐड कर दिया जाए तो आता है आपका 32। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब बाई 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट, मतलब OBC हैं तो उनके लिए कितना हो जाएगा? ये 30 ईयर्स हो जाएगा। मतलब इनके लिए 32 और OBC के लिए कितना हो जाएगा? 30 ईयर्स। उसके बाद देखो ध्यान से, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर्स हु हैव रेंडर्ड 3 ईयर्स ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस। इसका मतलब क्या होता है? अब बहुत से लोग IB के अंदर वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं IB में, लेकिन उनकी पोस्ट ये नहीं है, वो ऑफिसर्स नहीं है। वो हो सकता है कि ग्रुप D में हो, MTS हो, या बहुत सारे अकाउंटेंट हो, क्लर्क हो, लेकिन ग्रेजुएट हैं, वो डिपार्टमेंट में हैं बट स्टिल दे आर ग्रेजुएट। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं बेसिकली, उनके लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 40 ईयर्स। मतलब कि वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं जो वहाँ पे IB के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनको बोलते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी वहाँ पे जॉब में हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं कि उनको इसलिए ये छूट दी जाती है एज की, क्योंकि ऑलरेडी वो सर्विस में हैं और एक एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। तो उस इन द लीव ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट उनको ये रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट में दिए जाते हैं। आप अगर IB में चले जाते हैं, फिर से फर्दर कोई देते हैं, तो भी आपको उतनी एज आपकी वो बढ़ जाती है। उसके बाद एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 35 ईयर्स फॉर
जनरल कैंडिडेट्स एंड अप टू 40 एससी इन केस ऑफ, ये देखो, विडोज, डाइवोर्स वुमेन्स एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड नॉट रीमैरिड। मतलब ऐसे सेपरेटेड, या ये केस किसके लिए है, ये वुमेन्स के लिए है ना, वुमेन्स के लिए ये केस 40 ईयर्स फॉर एससी एसटी इन केस ऑफ 35 किसके लिए, जनरल के लिए, कि वहाँ पे आप देखेंगे। अब ये वुमेन एम्पावरमेंट और सारी चीज़ों का कंसिडरेशन होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये एक क्या है, स्पेसिफिक केसेज है ना, विडोज, डाइवर्स वुमेन्स एंड वुमेन, दे आर मीन्स कि उसका केस आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए वो चीज़ें हमारे लिए क्या हैं, जरूरी है, उनका कंसिडरेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात करते हैं। इसके बाद अगर आप समझोगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे पॉइंट, तो हमारा क्या आता है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे। रिटन एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू बी हैपन इन दी ऑनलाइन मोड। किस में होने वाला है वो, ऑनलाइन मोड में होने वाला है। क्या केस है उसका, ध्यान से समझेंगे ना। टियर 1 एग्जाम ओनली ऑनलाइन मोड, ठीक है ना। देखो ध्यान से, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। ठीक है, यहाँ से समझें, यही मेन स्ट्रेटजी है। 1 आवर का एग्जाम है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, क्वेश्चन कितने हैं, 100, 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस। तो आपको लगेगा कि 1 मिनट से भी कम का टाइम है, डरने की कोई बात नहीं है। जनरल अवेयरनेस है, क्वेश्चन अगर आपको आता है तो करेंगे, नहीं आता है तो नहीं करेंगे। मतलब इस 20 क्वेश्चंस को, यहाँ पे जो 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनको करने में आपको 10 मिनट लगना चाहिए मैक्सिमम। कितना लगना चाहिए, 10 मिनट। बात आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, 20 क्वेश्चंस हैं, ये 20 क्वेश्चंस है ना, इसमें आपको टाइम लगने वाला है, टाइम लगने वाला है, ध्यान से समझेंगे। 20 क्वेश्चंस को हमने 1 मिनट पर क्वेश्चन ले लिया तो 20 मिनट हो गया। आई बात समझ में। इसको अब आपके 30 मिनट्स हो गए। ये सेक्शन है अपने पास कितने, इंग्लिश लैंग्वेज को सॉल्व करने में आपको 10 मिनट लगना चाहिए, इससे ज़्यादा लगेगा तो प्रॉब्लम है। जनरल स्टडीज में भी आपको कितना लगना चाहिए, 10 मिनट लगना चाहिए, ठीक है कि नहीं। और न्यूमेरिकल एनालिटिकल एबिलिटी, इसके लिए अब यहाँ पे हमें ऐसा है, 20 मिनट्स में आप कर पाते हैं तो ठीक है। हम 100 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ना, पूरा तो होता नहीं क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आगे पीछे रहती हैं, लेकिन आपको 100% मिलेगा कि सारे क्वेश्चंस आपको आते रहें। तो आप ऐसा सिलेक्ट करेंगे कि 15 मिनट्स रीजनिंग और 15 मिनट्स एप्टीट्यूड हो गए 30, और बाकी सब के लिए 10-10 मिनट। किसका गेम है, स्पीड का। मतलब इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आती है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट 10 मिनट में 20 क्वेश्चंस आने चाहिए। क्यों कर पाओगे आप। मान लो उसने पूछा, एक एग्जांपल देते हैं, मान लो उसने पूछा कि एग्जीक्यूटिव की मीनिंग क्या है, ठीक है। अगर हमें पता है तो क्या उसमें 5 मिनट कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या, नो। इफ़ यू नो द मीनिंग इट्स डन, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन हमने किया करेक्ट, दूसरा क्वेश्चन हमने कर दिया इनकरेक्ट, हमारे मार्क्स आएंगे 0.75। क्लियर। अब हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं करेक्ट, ठीक है ना, और 4 क्वेश्चंस किए हैं इनकरेक्ट। आगे बात समझ में, 4 क्वेश्चंस हमने किए हैं करेक्ट और 4 किए हमने इनकरेक्ट। उसके बाद अगर आपने ऐसा कर दिया, 4 करेक्ट और 4 इनकरेक्ट के केस में आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं, इसका हो गया 4 और इसका कितना हो गया -1, तो आपको मिलने वाले हैं 3 मार्क्स, ठीक है। ये मतलब होता है निगेटिव मार्किंग का। क्या होता है, ये मीनिंग होती है निगेटिव मार्किंग की, राइट। चलते हैं आगे, देखो ध्यान से। टियर 2 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा फेल होने के चांसेस इसी में है। क्यों, देखो बेटा, इसमें क्या होगा, ये जो आप पढ़ने जा रहे हो यहाँ पे आपकी चीज़ें फिक्स हैं। क्या हैं,
चीज़ें फिक्स हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पार्ट है वो आपको लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है, और लिखने में आपको सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए परफेक्शन लाने के लिए नंबर ऑफ प्रैक्टिस, नंबर ऑफ एसेज, नंबर ऑफ प्रिसाइज राइटिंग बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए ना, बहुत ही ज़्यादा। तो 20 मार्क्स का ये है और 30 मार्क्स का आपका एसे राइटिंग है। 1 आवर है, टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 तो ये हो गया किसका? तो 100 ये 50 150 और 100 मार्क्स का होता है आपका Tier 3, दैट इज इंटरव्यू। अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अब ध्यान से समझो आप। अभी आप आगे देखेंगे कि IB ने ये बोला है कि जो टाई केसेज हैं, जैसे कभी इक्वल मार्क्स आया तो सबसे पहले Tier 3 में मार्क्स देखे जाएंगे। आपको पता है इट्स अ स्क्रूटनी ओनली, स्क्रीनिंग आप बोल सकते हैं। यहाँ से क्या होने वाली है? सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग होने वाली है और कुछ नहीं होना है। यहाँ पे जो केस आने वाला है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे जो केस आने वाला है, ये आपके इंटेलिजेंस को चेक करने हैं। पूरा पैनल बैठने वाला है। तो इंटरव्यू जो पार्ट है इसका, देखो ना, 100 मार्क्स का ये और 100 का इंटरव्यू। जनरली क्या होता है, अगर इंटरव्यू के मार्क्स से आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाउ मच इट्स इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या होता है, ठीक है इंटरव्यू 20 का है, 30 का है तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन 100 मार्क्स का एक पेपर और 100 का ही इंटरव्यू, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंटरव्यू की। क्यों? क्योंकि आप एक सीक्रेट सर्विस में जा रहे हैं। आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, सारे टेस्ट वहाँ पे चेक किए जाएंगे, आप कितनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। पता लगा अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ टेररिस्ट है, दिल्ली में बैठा हुआ है, और आप आए फ़ोन करके बता दिए टेररिस्ट है, इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। तो ये क्या है? दिस इज साइकोमेट्रिक टेस्ट ना, बता नहीं देंगे, मतलब एक ऐसा सेंस की बात कर रहे हैं, बिकॉज यू आर डीलिंग विद सच टाइप ऑफ एग्जाम। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज गो थ्रू इट properly. Candidates appearing in interviews may be subject to psychometric aptitude test which will be a part of interview. पहले वहीं पे इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये एप्टीट्यूड एक टेस्ट हो जाएगा आपका कि कितना आप समझते हैं चीज़ों को, राइट? गलती नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट Tier 1 at 1 of 3 centers allotted। जनरल केसेज हैं, आप जानते हैं। रॉन्ग आंसर, नो मार्क्स वुड बी गिवन अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, मतलब नहीं आ रहा है छोड़ दें। क्वेश्चन मार्क टू मार्क फॉर रिव्यू बाय द विल नॉट बी कंसीडर एवेल्युएशन। ऑनलाइन एग्जाम होता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है मार्क फॉर रिव्यू का मतलब होता है कि आप थोड़ी देर बाद उस चीज़ को देखेंगे, नहीं देखेंगे तो गया। इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट देयर वुड बी कट ऑफ मार्क्स इन Tier 1 एग्जाम। किसके लिए? 35, 100 में से 35 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी को लाने मस्ट हैं, अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड हैं। ओबीसी को 34, SC ST को 33। ऑल एक्स वुड बी ट्रीटेड देयर ओन कैटेगरी अनरिजर्व, मतलब जो रहेंगे एक्स सर्विसमैन्स वगैरह। ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस नॉर्मलाइजेशन Tier 1 एग्जाम कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर Tier 2 एग्जाम्स एट 10 times द नंबर ऑफ वैकेंसी कैंडिडेट स्कोरिंग द मिनिमम कट ऑफ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो हमारे पास जनरल कैंडिडेट हैं, सॉरी अनरिजर्व में आपको 35 है कट ऑफ, और ऐसे हमें सिर्फ 2000 लोग मिले, तो हम 2000 को ही इन करेंगे, बाकी को नहीं देंगे, भले ही पोस्ट हमारे कितने 10 times तो है, मतलब कि वैकेंसी टोटल कितनी है? 2000 है, इसका 10 times कितना होता है? 20,000। तो टोटल जो चीज़ें हैं, टोटल कैंडिडेट Tier 1 से कितने लोग सेलेक्ट होने वाले हैं? 20,000। ठीक है कि नहीं? अब 20,000 सेलेक्ट होंगे, लेकिन उसमें भी कैटेगरी वाइज ना। कैटेगरी वाइज का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, जैसे 989 है ना, तो इसका 10 times कितना होगा कि 9,890 जनरल कैंडिडेट अनरिजर्व, 1130 EWS, ठीक है कि नहीं, 10% इसका 10 times, 4170 OBC और 3600 3600 SC और 1210 ST और टोटल 20,000 होने चाहिए ऐसे। अब मान लो
कैंडिडेट मिले ही नहीं, 9,890 कैंडिडेट मिले ही नहीं, जिनके 35 मार्क्स हैं 5,000 ही मिले, तो यहाँ पे 5,000 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 टाइम सेलेक्ट करना ही है उनको, ऐसा नहीं है। दैट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू मिनिमम कट ऑफ। डन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड टीयर 1 टीयर 2 would be shortlisted tier 3 exam 5 times the number of vacancies candidates secure minimum 33% marks in tier 2 exam। क्या मतलब है इसका? अब हमने 20,000 सेलेक्ट किए थे, 20,000 आज गए 20,000 ना, इसका अब हमारे पास कितनी वैकेंसी है? 2,000। तो इसमें से 50%, कितने? 50% बाहर जाने वाले हैं। कैसे हमें समझ में आया? 5 टाइम्स ना, 2,000 का 5 टाइम्स कितना होता है? 10,000, और 20 है तो इसमें से 50% लोग बाहर जाने वाले हैं। यही जान लेना, यही बहुत डेंजरस स्टेज है। यहाँ पे 17 आउट ऑफ 50 आपको चाहिए, मिनिमम तो उतना चाहिए। कट ऑफ जाती है 32 33 तक उसकी, लेकिन उतना आपको मिनिमम चाहिए। ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए कि टीयर 1 में मेरे 95 मार्क्स हैं, टीयर 2 में 15 हैं तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं? 17 कम से कम होने चाहिए, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ का मतलब वही होता है। बेस्ड ऑन द कंबाइंड परफॉर्मेंस टीयर 1 टीयर 2 एंड टीयर 3 द कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फाइनल सिलेक्शन सब्जेक्ट टू द कैरेक्टर एंड इंसिडेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब बन जाता है। द डेट टाइम, ये सारे बेसिक नोटिफिकेशंस वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। टू द इंस्ट्रक्शंस, जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको फॉलो करते हुए आगे हमें बढ़ना है। क्लियर? अब बात करते हैं, देखो रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेज, ये मैंने आपको बताया था ना, यही बोल रहे थे अभी हम कि हाँ, रिजोल्यूशन ऑफ टाई इन द इवेंट ऑफ टाई। देखो ध्यान से, इन द टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सच केसेज विल बी रिजॉल्व अप्लाइंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहले बहुत जगह पे क्या होता है कि टीयर 1, अब यहाँ पे गलत हो गया। अब इंटरव्यू में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे, अब समझो इसका मतलब क्या हुआ। मान लो आपके आए 420, सॉरी 420 नहीं, कितना हो गया वो? 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, 50 और 100, ये हो गया 250। अब किसी के 2 बच्चों के आ गए 180, ठीक है ना? इसके इंटरव्यू में हैं 70 मार्क्स, इसके इंटरव्यू में हैं 60 मार्क्स। आ गई बात समझ में? दोनों के हैं 180, और तो ये बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। पहले टाई केस किसके? अब अगर इसमें भी बराबर है तो टीयर 2। अब देखो ध्यान, इसका मतलब, यही इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब आप बिल्कुल ये मत समझना कि इसके क्या मीनिंग है, यहाँ से हमें आगे की तरफ बढ़ना है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका टीयर 3। टीयर 2 टीयर 3 में तब जाएंगे जब 1 और 2 क्वालिफाई करेंगे। एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज़ चार्जेज हैं, 500 के प्रोसेसिंग चार्ज है, तो टोटल 600 लगेगा, और नॉर्मल के लिए केवल 100 रुपीज़ लगेगा, जो कैटेगरी वगैरह में आते हैं। सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस जो हम कवर करने वाले हैं, पहले नंबर सिस्टम, डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ये सब। एक एक करके चीज़ों को हम समझेंगे, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, जो चीज़ें बिल्कुल आप एग्जाम में कर पाओगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरेज, मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप्स, टाइम वर्क्स एंड डिस्टेंस, ये कॉमन सिलेबस है। किसका? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देखते हैं तो ये कॉमन सिलेबस है, लेकिन आईबी में कैसा पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चंस बदल जाएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिमेन्स डिफरेंट, दे विल नॉट रिमेन सेम। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, डेटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो चीज़ें बदलेंगी। आई बात समझिए? बदलने का मतलब यही होता है कि डिस्काउंट, एवरेज, सब टॉपिक, कोई नया टॉपिक है क्या इसमें? नहीं, लेकिन क्वेश्चंस नए दिखते हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान देके करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये है रीजनिंग का सिलेबस। सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, पजल्स, इनइक्वलिटीज, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, चार्ट्स बहुत ही इजी है, कर पाएंगे बहुत जल्दी से, कंप्लीशन ऑफ पैटर्न डिफ़िकल्ट होता है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर ऑफ पजल्स, इमेज एनालिसिस, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड। देखा होगा ना, जैसे जब हम पढ़ते हैं तो ये होता है ना, ये 5 नंबर है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ये नंबर्स कौन से होते हैं? अल्फ़ाबेटिकल नंबर। पूरी चीज़ें आपको प्रॉपर बताई जाएंगी, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। दिस इज़ द बेसिक सिलेबस फॉर द एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है कि नहीं? सो दिस इज़ द टोटल केस रिगार्डिंग योर IB असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्ज़ाम। पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ध्यान से अगर आप समझेंगे यहाँ पे तो स्टार्टिंग से हर एक चीज़ क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, कैसे हमें पढ़ना है और कहाँ पे हमें ध्यान देना है। जिस इंस्टीट्यूट में आप हैं, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इन महाराष्ट्र। हर एक चीज़ आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ हर एक एग्ज़ाम्स की यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है। डेफिनेटली आप अगर गाइडेंस लेते हैं यू विल फील द डिफरेंस। बहुत पढ़ा होगा आपने, बहुत जगह पे कोचिंग्स करते रहते हैं, सबको समझ में आता है, बट आई वॉन्ट टू इंश्योर यू डेफिनेटली यू विल फील द डिफरेंस। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हर एक चीज़ का प्रॉपर जो एक सिनारियो है आज की कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है, राइट? अगर आप सोचते हैं कि हम 10 घंटे पढ़ते हैं तो 15 घंटे पढ़ने वाले हैं, अगर आप सोचते हैं 15 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हम तो 16 पढ़ने वाले हैं, तो उससे हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है। एग्ज़ाम कभी भी निकलता है बेटा तो ध्यान से समझ लेंगे, एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट, कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन बीट ओनली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटजी। किसी को आपको बीट करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी से ही बीट कर सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि हम सिर्फ पढ़ाई से अपनी बीट कर देंगे तो पढ़ाई से बीट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है कि नहीं? और स्ट्रेटजी सबको पता नहीं होती है, कोई जादू वाली बात नहीं है। स्ट्रेटजी मतलब कि हाउ टू हैंडल द एग्ज़ाम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। कोई जो टॉपिक है, कोई जो सिलेबस है, कुछ नया नहीं रहता है, हर एक बच्चा वही पढ़ रहा है, वही प्रिपरेशन कर रहा है, स्टिल getting selected 2%, 98% are getting fail. Why? Lack of planning, lack of strategy। पढ़ के हम चले गए एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है हम कर लेंगे, that is not true. You are not going to clear the exam। हमें एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे हम, what will be our first reaction? That is very very important, right? So starting from the point कि हाँ क्या सिलेबस है, क्या सारी चीज़ें हैं, वहाँ से हम एक एक पॉइंट को स्टार्ट करने वाले हैं। सिलेबस के साथ कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं रहेगा, हर एक पॉइंट पे उस लेवल तक के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ओके, थैंक यू।